Hello everybody, welcome to my channel. In this video we're going to discuss about an important chapter of advertisement, that is measuring advertisement effectiveness. This video is going to be relevant for MCOM, BBA and BCom students. So let's start. First of all, we should understand the meaning of advertisement effectiveness. आपको जैसे कि मालूम है, एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन है जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक टू अट्रैक्ट द अटेंशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, सेल्स को बढ़ाना, ब्रांड की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ करना या ब्रांड इमेज को सुधारना। अब एडवर्टीज़मेंट पे बहुत सारी कंपनीज बहुत पैसा खर्च करती हैं, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि जितना उन्होंने स्पेंड किया है एडवर्टीज़मेंट पर, क्या उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एडवर्टीज़मेंट कैंपेन इज़ नोन एज मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। इससे हमको टाइम एडजस्टमेंट में भी सहायता मिलती है, ताकि हम जो एडवर्टीज़मेंट कैंपेन है वो कस्टमर ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं। अदरवाइज़ अगर एडवर्टीज़मेंट पे बहुत ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं जिसके अनुसार हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इट वुड बी कंप्लीट वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग एडवर्टीज़मेंट इफेक्टिवनेस। पहला है टू जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। जैसे कि हम जानते हैं, एडवर्टीज़मेंट इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर। हमको ब्रांड एम्बेसडर पर बहुत खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइनिंग पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, हम कौन सा मीडियम का चयन कर रहे हैं, लाइक हम टीवी पर एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं तो बहुत खर्चा होता है। तो जो एडवर्टीज़मेंट मैनेजर होता है वो जानने की कोशिश करता है कि जितना अमाउंट एडवर्टीज़मेंट पर स्पेंड किया है क्या जस्टिफाई है, क्या वो वर्थ इट है। इसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एडवर्टीज़मेंट किया जाता है, यानी जो एडवर्टीज़मेंट पर हमने खर्च किया है, जो लागत लगी है, उसको उससे होने वाले बेनिफिट से कंपेयर किया जाता है। और अगर बेनिफिट्स एडवर्टीज़मेंट के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट, इसका मतलब जो एडवर्टीज़मेंट है वो इफ़ेक्टिव है, वो वर्थ इट है। अदरवाइज वॉट एवर द amount has been spent on advertisement, that would be a wasteful expenditure. अगला इसका जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, दैट इज़ टू कंपेयर डिफरेंट मार्केट एरियाज़। आपको पता है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल डिस्पैरिटी है, और कोई एक जोग्राफिकल एरिया सेल्स के अनुसार, कस्टमर के एटीट्यूड के अनुसार बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यानी किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा हमारी सेल हो सकती है और दूसरे एरिया में कम हो सकती है। तो एडवर्टीज़मेंट इफ़ेक्टिवनेस के अनुसार हम वीक और स्ट्रॉन्ग मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि जो कंपनीज़ हैं उसके अनुसार मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बना सके। क्योंकि हर एक एरिया के अनुसार हमें डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं, और एडवर्टीज़मेंट इफ़ेक्टिवनेस हमको ये डिसाइड करने में बहुत मदद करता है। अगला है फॉर इफ़ेक्टिव मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया शेड्यूलिंग इन फ्यूचर। हमें एडवर्टीज़मेंट इफ़ेक्टिवनेस से जो डिफरेंट मीडिया है उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो भी जानकारी मिल जाती है। तो एडवर्टाइज़र बेटर डिसीजन ले सकता है कि हमें कौन से मीडिया का चयन करना है। मीडिया स्केड्यूलिंग का मतलब होता है कि कौन से समय पर हमको अपनी एडवर्टीज़मेंट निकालनी है, या हमको कौन से प्रिंट मीडिया की बात करें तो किस साइज़ का या किस पेज पर, पेज मतलब फ्रंट पेज पर दें, बैक पेज पर दें, हाफ पेज पर दें, हमारा टाइम क्या होगा इशूइंग ऑफ ऐड। अगर हम ऑडियो वीडियो की बात करें, हमें टीवी पर एडवर्टीज़मेंट देनी है तो किस समय हमको एडवर्टीज़मेंट देनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारे बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर कार्टून चैनल्स देखते हैं, तो हमको जो मीडिया का चयन करना पड़ेगा दैट वुड बी टीवी। और कौन से समय वो फ्री होते हैं, जनरली वो 5 से 7 में जब वो फ्री होते हैं, तब हमको अगर हम एडवर्टीज़मेंट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस एडवर्टीज़मेंट को देख पाएंगे। तो हमारा टाइम ऑफ इशूइंग ऐड, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऐड, कौन सा टीवी चैनल पर्याप्त रहेगा, कौन सी टीवी प्रोग्राम के अंदर हमको एडवर्टीज़मेंट देनी है। लाइक अगर कोई महिलाओं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो महिलाएं जो सीरियल ज़्यादा देखती है, अगर उस सीरियल के दौरान हम एडवर्टीज़मेंट देंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। अगला है टू नो द सेचुरेशन पॉइंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो वी शुड नो व्हाट इज़ सेचुरेशन पॉइंट।
तो सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट की वजह से कोई सेल्स नहीं हो रही है। तो कंपनी को उस समय अपनी एडवर्टीजमेंट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा होता है। तो अननेसेसरी अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उससे हमको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हमारी सेल्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, तो उस वक्त एडवर्टीजमेंट करना फ्रूटफुल नहीं होगा और कंपनी को एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस से मालूम पड़ जाता है कि अब हमको एडवर्टीजमेंट बंद कर देनी चाहिए। Next is to keep in touch with new trends in advertising. As you know, world is changing, so the methods of advertisements also changes. और आज के युग में जब हम YouTube पर ऐड देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर के एटीट्यूड में बहुत परिवर्तन आ गया है, पब्लिक लाइकिंग में बहुत चेंजेस आ गए हैं, तो हमको न्यू ट्रेंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट जानने में मदद करता है कि हमको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, हमको इन्फ्लुएंसर एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, कौन सा ब्रांड एम्बेसडर हमारे एडवर्टीजमेंट के लिए पर्याप्त रहेगा। इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमको एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस के माध्यम से हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरिंग एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस। पहला जो मेथड है दैट इज़ प्री टेस्टिंग मेथड। प्री टेस्टिंग मेथड वो मेथड होता है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट की टेस्टिंग की जाती है जब एडवर्टीजमेंट की कॉपी बन जाती है, लेकिन एड कैंपेन अभी लॉन्च नहीं किया जाता। आपको मालूम है एड कैंपेन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो पहले ऐड को एक ट्रायल एरिया में टेस्ट किया जाता है ताकि उसकी वीकनेस के बारे में पता चल जाए और फाइनल जब हम ऐड कैंपेन लॉन्च करें तो इस वीकनेस को दूर कर सकें। वीकनेस क्या हो सकती है, लाइक क्या हमने जो मीडिया का चयन किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है, मीडिया की स्केड्यूल मतलब हमने जिस समय पर एडवर्टीजमेंट लॉन्च की है कि वो समय पर्याप्त है या नहीं है। तो जो प्री टेस्टिंग स्टेज होती है उसके अंदर एडवर्टीजमेंट की डिफेक्ट्स और वीकनेस को दूर करने का, उसको जांचने का प्रयास किया जाता है ताकि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट हम एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करने वाले हैं ऐड कैंपेन के माध्यम से उसको बचा लिया जा सके। पहला मेथड प्री टेस्टिंग का है कंज्यूमर ज्यूरी मेथड। इस मेथड के अंदर हम कस्टमर्स का एक पैनल क्रिएट करते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं पैनल के वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से होते हैं, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है और ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ कस्टमर्स होते हैं। इन मेंबर्स को जूरी मेंबर्स मान लिया जाता है और उनके जजमेंट के आधार पर सबसे अच्छी ऐड डिसाइड कर ली जाती है। बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें। एक तरीका ये होता है जूरी मेंबर्स को डिफरेंट ऐड दिखाई जाती हैं और हर एक मेंबर को ऐड को रैंक देने के लिए बोला जाता है। रैंक मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो सबसे अच्छी ऐड उनको लगती है उसको फर्स्ट रैंक दे देते हैं और जो सबसे बुरी ऐड उनको लगती है उसको लास्ट रैंक दे देते हैं। और जब सभी अपनी अपनी पर्सनल राय दे देते हैं उसके बाद जो सभी रैंक्स को एवरेज कर कर सबसे अच्छी ऐड को हाईएस्ट रैंक से जिसने दिया होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा है एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट टेस्ट। ये होती है जब हम एडवर्टीजमेंट को डेवलप कर रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट कॉपी को डेवलप कर रहे होते हैं। आपको मालूम होता है ऐड कॉपी के लिए हमको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करना पड़ता है, लाइक ऐड की प्रपोज स्टेटमेंट क्या होगी, उसकी हेडलाइन कितनी अपीलिंग होगी, उसके विजुअल्स कैसे होंगे, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए। तो इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी हेडलाइन सबसे ज़्यादा अपील कर रही है, कौन से कलर कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अपील कर रहे हैं, आपको कौन सा स्लोगन सबसे अच्छा लगा, आपको लोगो कौन सा अच्छा लगा। और इसके बाद हम फाइनली ऐड कॉपी को ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स गिवन बाय द ज्यूरी मेंबर्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला है आई मूवमेंट कैमरा टेस्ट। ये टेस्ट होता है जनरली आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए और भारत में इसका कम इस्तेमाल होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जहाँ पर नियॉन साइन बोर्ड्स फिक्स किए जाते हैं वहाँ पर उस जगह पर आई मूवमेंट कैमराज इंस्टॉल किए जाते हैं। ये जो कैमराज होते हैं आई मूवमेंट को चेक करते हैं जो कि उस साइन बोर्ड को देख रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा साइन बोर्ड है जिसमें लोग नहीं देख पा रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो साइन बोर्ड के अंदर कोई कमी है और उसको रीडिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मेथड होता है, बहुत महंगे आई मूवमेंट कैमराज इंस्टॉल किए जाते हैं, तो भारत में इसका प्रयोग बहुत ही कम स्तर पर किया जाता है। अगला है लैबोरेटरी टेस्ट। लैबोरेटरी टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर हम कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं ऐड इफेक्टिवनेस को जांचने के लिए।
जैसे कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये जो हमारे रेस्पिरेशन रेट होता है इसको मेजर करता है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि कोई एडवर्टीज़मेंट व्यूअर्स के अंदर कुछ इमोशंस जागृत करती है, और जितने ज़्यादा इमोशंस जागृत होते हैं उतना ज़्यादा हमारा रेस्पिरेशन रेट में परिवर्तन आता है। तो अगर कोई ऐड हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देती है, इसका मतलब वो एडवर्टीज़मेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा प्यूपिलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्यूपिलोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारी आई के अंदर जो प्यूपिल होता है उसकी मूवमेंट को चेक करता है, उसमें होने वाले चेंजेस को चेक करता है, मेजर करता है। अगर हमको कोई ऐड बहुत अपील करती है, हमको अच्छी लगती है, तो हमारा प्यूपिल का साइज़ एक्सपांड हो जाता है। और हमको कोई ऐड बुरी लगती है, हमको अच्छी नहीं लगती है, तो हमारा प्यूपिल का साइज़ कंट्रैक्ट होने लग जाता है। तो इसी के आधार पर प्यूपिलोमीटर की मदद से ये जानने की कोशिश की जाती है कि कौन सी ऐड लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट मेथड है पोस्ट टेस्टिंग मेथड। पोस्ट टेस्टिंग मेथड वो मेथड होता है एडवर्टीज़मेंट की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए जब एड एक्चुअली में लॉन्च कर दी जाती है टोटल मार्केट एरिया में। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी एक बार जब एड लॉन्च कर दी गई है उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस को, उसके रिजल्ट्स को जांचने को बोलते हैं पोस्ट टेस्टिंग मेथड। इसमें इंपॉर्टेंट मेथड्स हम डिस्कस करते हैं। पहला है रिकग्निशन टेस्ट। इस टेस्ट को व्यूअरशिप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो व्यूअर्स होते हैं उन्होंने जो ऐड पहले देख रखी होती है उसके बारे में उनसे कुछ क्लू उनसे पूछे जाते हैं, और उनसे पूछा जाता है क्या उन्होंने ये एडवर्टीज़मेंट पहले कभी पढ़ी है या देखी है। अगर उनका आंसर येस में होता है, इसका मतलब जो व्यूअर्स हैं वो एडवर्टीज़मेंट को याद कर पा रहे हैं, उनको रिकॉल कर पा रहे हैं, और जो ऐड है वो इफ़ेक्टिव है। दूसरा है गेलॉप एंड रॉबिन्सन रिकॉल टेस्ट। ये गैलॉप और रिबॉन्सन इज़ अ कमर्शियल रिसर्च फर्म विच हैज़ स्टैंडर्डाइज रिकॉल टेस्ट टू सर्वे एडवर्टीजमेंट इम्पैक्ट। इसके अंदर क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड पर्सनस को मैगज़ीन का कवर दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है क्या उन्होंने पढ़ा है। अगर उनका जवाब हाँ में होता है तो उनसे मैगज़ीन के किसी कोट के मैगज़ीन में कुछ आर्टिकल या कोई भी कंटेंट उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए बोला जाता है कि आपने इस मैगज़ीन में कौन सा आर्टिकल या कौन सी चीज़ पढ़ी है। और उसके बाद उनको कार्ड्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर कुछ ब्रांड्स के नाम होते हैं। अगर जो व्यक्ति है वो उन ब्रांड के आधार पर आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैंने ये आर्टिकल के अंदर ये ब्रांड पढ़ा था और उस ब्रांड का नाम ये है, इसका मतलब जो ऐड है वो इफ़ेक्टिव है। अगला है एसोसिएशन टेस्ट। एसोसिएशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको कुछ क्लू दिया जाता है। क्लू मतलब उनको कोई आइडिया दे दिया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बता दिया जाता है, स्लोगन के बारे में बता दिया जाता है, लोगों के बारे में बताया जाता है, और उसके आधार पर उनको ब्रांड नेम आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि दाग अच्छे हैं। तो ये दाग अच्छे हैं एक स्लोगन है किसी कंपनी का, आप आइडेंटिफाई कर पाए हाँ ये सर्फ एक्सेल का स्लोगन है। तो यानी किसी क्लू के आधार पर अगर आप ब्रांड नेम को आइडेंटिफाई कर पाते हो तो इसका मतलब वो ऐड इफ़ेक्टिव है। अगला है सेल्स रिजल्ट टेस्ट। इसको प्रोग्रेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा ही सिंपल मेथड होता है। इसमें सेल्स को मेजर किया जाता है बिफोर द एडवर्टीजमेंट एंड आफ्टर द एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट से पहले कितनी सेल्स थी और एडवर्टीजमेंट लॉन्च करने के बाद क्या सेल्स में कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं। अगर सेल्स में इंक्रीमेंट होता है एडवर्टीजमेंट के बाद, इसका मतलब जो एडवर्टीजमेंट है वो इफ़ेक्टिव है। अगला है स्पिल रन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये एडवर्टीजमेंट कॉपी की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए होता है। इस केस में 2 एडवर्टीजमेंट कॉपीज़ बनाई जाती है और उनको सेम मीडिया में ही इशू किया जाता है, इस प्रकार से कि जो 50% मीडिया है वो 1 एड कॉपी लेता है और जो 50% मीडिया है वो दूसरी एडवर्टीजमेंट कॉपी इशू करता है। इन बोथ ऑफ दीज एड कॉपीज़ कूपन्स आर अटैच, और ये जो कूपन होते हैं ये लोगों को बोले जाते हैं कि आप मेल कर दीजिए। इन कूपन में फ्री गिफ्ट्स या डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं। बाद में ऐड को इवैल्यूएट करने के लिए एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है, उसको चेक किया जाता है बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ कूपन्स मेल टू द एडवर्टाइजर। द एड कॉपी इन विच
the responses are more, it means when more coupons are received, that ad is treated as more effective ad. अगला मेथड है कॉन्करेंट टेस्टिंग मेथड। ये कॉन्करेंट टेस्टिंग मेथड के अंदर हम ऐड की टेस्टिंग करते हैं जब एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रहा होता है मार्केट में। द एड इफेक्टिवनेस इज इवैल्यूएटेड साइमल्टेनियसली व्हेन एड कैंपेन इज बीन एग्जीक्यूटेड। ये इसलिए किया जाता है ताकि एडवर्टीजमेंट में अगर कोई कमी है तो इसको टाइमली हम आइडेंटिफाई कर कर करेक्ट कर सकें। कुछ मेथड्स हैं इसके अंदर। पहला मेथड है टेलीफोनिक सर्वे मेथड। इस मेथड के अंदर एक सैंपल लिया जाता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का और उनको फ़ोन करके पूछा जाता है क्या उन्होंने ऐड देखी है या पढ़ी है। अगर उनका रिस्पॉन्स हाँ होता है, इसका मतलब कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो इफ़ेक्टिव है। दूसरा होता है इंटरव्यू टेस्ट। इसके अंदर पॉइंट ऑफ परचेज़ के अंदर, यानी जब आप किसी आउटलेट के अंदर, रिटेल आउटलेट के अंदर सामान खरीदने जाते हो, तो आपका जो इंटीरियर डिस्प्ले होता है या जो पैकेजिंग होती है, उसके आधार पर जब आप परचेज़ करते हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ परचेज़ मेथड। और उसी दौरान उस समय ही प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से आपको ऐड के बारे में जानकारी देते हैं। अगर उनको ऐड अच्छी लगती है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है एंड वाइस वर्सा। अगला होता है पासेस बाय काउंट टेस्ट। इसके अंदर आउटडोर एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को जज किया जाता है। कितने लोग किसी बैनर्स को, साइन बोर्ड्स को, पोस्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके आधार पर एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में लोग बोर्ड्स को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव है। अगला है कस्टमरी डायरी टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को डायरीज दी जाती हैं और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो ऐड की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताएं और उसके बाद उनकी डायरी को रेगुलर चेक करके ये जजमेंट ली जाती है कि क्या हमारी ऐड इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अगला है मैकेनिकल टेस्ट। मैकेनिकल टेस्ट के अंदर कुछ हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर है, पिपिलोमीटर है, और इसके आधार पर हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि कितने कस्टमर्स ने हमारी ऐड को पसंद किया या नापसंद किया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन इवैल्यूएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो पहला है एडवर्टीजमेंट इज़ नॉट ओनली द फैक्टर अफेक्टिंग सेल्स। आप ये मानते होंगे कि केवल एडवर्टीजमेंट के आधार पर ही कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदता है। बहुत अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक प्राइस कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कैसा है, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स कैसी हैं। इन सब के आधार पर एक व्यक्ति निश्चय करता है कि क्या उसको उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एज्यूम करें कि इंक्रीज इन द सेल्स द रिजल्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ओनली, देन इट इज़ रॉन्ग। सेकेंड इज़ इफेक्ट ऑफ पास एडवर्टाइजिंग। जो मेथड्स हैं एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस के, वो एज्यूम करते हैं कि जो रिस्पॉन्स होता है कस्टमर का एक पर्टिकुलर टेस्ट एरिया में इज़ द आउटकम ऑफ एडवर्टीजमेंट डन इन टेस्ट पीरियड। इसको समझते हैं, सपोज आपने टीवी पे कोई किसी कार की एडवर्टीजमेंट देखी 1 साल पहले और आप उस एडवर्टीजमेंट से इतने प्रभावित हुए कि आपने निश्चय कर लिया कि आप उसी ब्रांड की कार खरीद लेंगे। लेकिन उस वक्त आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप वो कार खरीद सके। लेकिन 1 साल के बाद जब आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो आपने उसी ब्रांड की कार खरीद ली। तो यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट्स है सेल का, वो प्रेजेंट एडवर्टीजमेंट के आधार पर नहीं है, वो पास एडवर्टीजमेंट के आधार पर है। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर करना मुश्किल हो जाता है। अगला है डिफ़िकल्टी टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ गुडविल एडवर्टीजमेंट। अब गुडविल एडवर्टीजमेंट समझते हैं क्या होती है। गुडविल एडवर्टीजमेंट वो एडवर्टीजमेंट होती है जो कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं लंबे पीरियड के लिए। लाइक कंपनीज क्या करती हैं, सोशल कैंपेन्स करती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करती हैं, लाइक आई डोनेशन कैंपेन में इन्वॉल्व हो जाती हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कैंपेन में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि आपने टीवी पर ऐड देखा होगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का, कि अगर आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा कुछ प्रतिशत मनी गर्ल एजुकेशन पर स्पेंड किया जाएगा। तो उस वजह से कंपनी की इमेज अच्छी हो जाती है इन द आइज़ ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की वजह से सेल्स में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इमेज या गुडविल की वजह से सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है। अगला है डिफ़िकल्टी टू यूज़ लैबोरेटरी मेथड।
अब आपको मालूम है बहुत सारे हम मैकेनिकल और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक गैल्वेनोमीटर, पिपिलोमीटर, और ये बहुत टेक्निकल होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन की आवश्यकता होती है। तो द यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन एंड दिस कैन बी हैंडल्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस। अगला है डिफ़िकल्टी ऑफ सैम्पलिंग मेथड। आपने देखा होगा जितने भी मेथड्स हमने एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, उनमें सब में सैम्पलिंग की जाती है, लेकिन ये जो सैम्पल का साइज़ होता है कई बार इतना छोटा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, या कई बार हम जब सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं तो बाइसनेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं इफेक्टिव नहीं आते हैं। Moreover, the area selected as control area और टेस्ट एरिया में डिफर इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक फीचर्स, तो वहाँ पे रिजल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अगला है एक्सपेंसिव मेथड। देखिए जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, वो एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर नहीं कर सकती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। ये जो एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस कैंपेन है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ ही इनकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए इन सभी मेथड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। छोटी कंपनीज़ के लिए इन सभी मेथड का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर। नेक्स्ट है पैक्ट। पैक्ट की फुल फॉर्म है पोजीशनिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी। It is a list of principles for testing the effectiveness of ad. 21 of the nation's biggest advertising firms assembled in 1982 to form pacts. इसके अंदर हमने कुछ प्रिंसिपल्स का जिक्र किया है जो कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट को चेक करने में मदद करती है। जैसे कि जब हम एड टेस्ट कॉपी मेथड की बात करें तो वो इंश्योर करना चाहिए कि जो एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। दूसरा, हम बेटर रिजल्ट्स के लिए एक से अधिक मेथड का इस्तेमाल करें, केवल एक ही मेथड पर निर्भर ना रहें। ज़्यादातर मेथड्स के अंदर हम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए जो सैम्पल साइज़ होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, और जो सैम्पल सिलेक्शन होनी चाहिए वो अनबाइज होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए। जो सैम्पल हो वो ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने गलत सैम्पल सेलेक्ट कर लिया तो इसकी वजह से गलत रिजल्ट्स आ जाएंगे। और रिपीटेड सैम्पल्स इस्तेमाल होने चाहिए छोटे इंटरवल के लिए, ताकि हम बहुत जल्दी ना करें कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए। और जब दो मार्केट एरियाज़ के अंदर हम सिटीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पल साइज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो सिटीज़ होनी चाहिए वो आइडेंटिकल होनी चाहिए विद रिगार्ड टू इनकम लेवल, कल्चर, फैशन, टेस्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। और अगर एड कॉपी को इवैल्यूएट करना है, लाइक हमें बताना है कि कलर स्कीम, इलास्ट्रेशन, हेडलाइंस ठीक है कि नहीं, तो जो आइडेंटिकल कॉपीज़ होनी चाहिए उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए सिलेक्टेड सैम्पल ऑडियंस में, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो साइज़, कलर, डिज़ाइन है ये एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट्स। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।